हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने आपको आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2020 की आंसर की ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है और मैंने आपको कहा था कि इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं जल्द ही प्रोवाइड करूंगा। सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द डिटेल सॉल्यूशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2020 इन डिटेल। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आप सभी को पता है स्टूडेंट्स कौन कौन से क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने आंसर की ऑलरेडी देख ली है। अब हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आइडेंटिफाई दिस फेमस इंडियन मैथमेटिशियन। तो यहाँ पर कुछ समझाने वाला नहीं था ज़्यादा, आपको ये फोटो देखनी तो और आपको बताना था कि इनमें से कौन से मैथमेटिशियन हैं। जिनकी यहाँ पर फोटो है वो हैं सत्येंद्रनाथ बोस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल था, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज ट्रिकी और इसको हमें कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन को समझिए पहले। इन अ लेक देयर इज अ पैच ऑफ लिली पैड्स। एवरी डे द पैच डबल्स इन साइज। इफ इट टेक्स 48 days फॉर द पैच टू कवर द एंटायर लेक, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक फॉर द पैच टू कवर हाफ ऑफ द लेक। स्टूडेंट्स, कंप्लीट वो कवर करने में कितना टाइम ले रहा है? 48 days। और क्या कहा है कि एक दिन में जितने पैच हैं उससे डबल हो जाते हैं अपनी साइज में। ठीक है, तो हमसे पूछा कि हाफ ऑफ द लेक वो कितने दिन में कवर करी होगी। तो देखिए, वो कंप्लीट कवर हो रहा है 48 डेज में। ठीक है, तो उससे पहले वाले दिन उसका हाफ होगा, तभी उसका जब डबल होगा तभी तो 48th डे पे वो उसको फुली कवर कर लेगा। जो हाफ होगा वो कौन से दिन पे होगा स्टूडेंट्स? 47 डेज में होगी वो जो लेक है वो हाफ कवर्ड। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। ये नहीं कि आपका 48 डेज में फुल कवर हो रही है तो 24 डेज में हाफ कवर होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या कंडीशन है कि वो डेली मीन्स एवरी डे द पैच डबल्स इन साइज। ठीक है, तो हर एक दिन डबल होते हैं। मीन्स कि 48 डेज में अगर वो कंप्लीट होता है, फुली कवर होता है, तो उससे पहले वाले दिन में ही वो हाफ इन साइज होगा। ठीक है, देयरफॉर 47 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। In a certain code, missions is written as MSIISNOS. How is online written in that code? Students, ये जो पेपर आपका है आर्यभट्ट गणित चैलेंज, इस क्विज में आपके मैथ्स के भी क्वेश्चन हैं, आपके लॉजिकल थिंकिंग के भी क्वेश्चन है, रीजनिंग के भी क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आपके दिए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग बेस्ड है और टॉपिक आपका रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ पर मिशंस को इस कोड में लिखा गया है। देखिए किस कोड में है स्टूडेंट्स, थोड़ा समझने की कोशिश करना। फर्स्ट लेटर आपका सेम है, लास्ट लेटर भी आपका सेम है। ठीक है, और ये जो आई एस है स्टूडेंट्स, इसको सिर्फ इंटरचेंज कर दिया, मीन्स एस को पहले लिख दिया, आई को बाद में। ठीक है, सिमिलरली जो नेक्स्ट टू लेटर्स हैं उनको भी ये यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया, आई एस लिख दिया। इसके बाद ओ एन को भी यहाँ पे हमने एक्सचेंज करके लिख दिया एन ओ। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स हम ऑनलाइन को लिखेंगे। ऑनलाइन में पहला लेटर हमारा ओ सेम रहेगा, लास्ट वाला लेटर ई सेम रहेगा। देन नेक्स्ट टू एन एल, एन एल को हम लिखेंगे एल पहले और एन बाद में। देन नेक्स्ट टू लेटर्स आई एन, आई एन को भी हम ऐसे लिखेंगे एन पहले और आई बाद में। और इसमें अगर देखेंगे ऑप्शंस में तो ये ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 3। ये ज़्यादा हार्ड नहीं था, बट ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग बेस्ड। ठीक है, तो आपको ये ऐसे सोल्व करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड आउट द फिगर दैट शुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपकी 4 शेप्स गिवन थी और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें बताना था कि इन शेप्स में से कौन सी शेप यहाँ पर सूटेबल रहेगी। ठीक है, इसका आंसर आपका डी होगा। डी क्यों होगा? देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल और एक सर्कल का कॉम्बो है। देन सेकंड में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है एक सर्कल और स्क्वायर ट्रायंगल का कॉम्बो। इसके बाद ट्रायंगल ट्रायंगल का कॉम्बो, इसके बाद में स्क्वायर और ट्रायंगल का कॉम्बो। मतलब ये जितनी भी शेप है स्टूडेंट्स, ये कोई भी 2 शेप का कॉम्बो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, और ऐसा इनमें से कोई शेप नहीं है कि जिसमें दोनों शेप रिपीटेड हो। मतलब ऐसी शेप नहीं है कि जिसमें दोनों में सर्कल हो, दोनों में ट्रायंगल हो। तो यहाँ पर जो शेप आएगी स्टूडेंट्स, उसमें ऐसी शेप आपकी नहीं होनी चाहिए कि जो यहाँ पर ऑलरेडी रिपीट हो चुकी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें जो शेप यूज हुई वो है सर्कल है, एक ट्रायंगल है और एक स्क्वायर है। ठीक है, इन तीनों शेप के अलावा जो शेप हैं वो हम इसमें यूज नहीं करेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके पहले एलिमिनेट हो गए। अब अगर हम ऑप्शन ए और ऑप्शन डी का देखेंगे तो ऑप्शन ए में देखिए ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स है और ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, तो ऑप्शन ए को भी हम एलिमिनेट करेंगे। इसलिए जो हमारा ऑप्शन डी होगा दिस विल बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपका आर्क स्क्वायर का कॉम्बो है। ठीक है, और आर्क स्क्वायर का कॉम्बो इसमें पहले नहीं आया इनमें कोई भी शेप में, तो इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या क्वेश्चन है। अ फोटोग्राफ मेजरिंग 7.5 सेंटीमीटर बाय 6.5 सेंटीमीटर इज टू बी एनलार्ज्ड इफ द एनलार्जमेंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 18 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द स्मॉलर साइड इन सेंटीमीटर इज। तो स्टूडेंट्स, जो लार्जर साइड है, लार्जर साइड मीन 7.5 सेंटीमीटर, इसको हम एनलार्ज करके कितना कर रहे हैं, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6.5 जो सेंटीमीटर मीन स्मॉलर साइड, वो कितने सेंटीमीटर का होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन रहेगा। सो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, या तो आप यूनिटरी मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड से कैसे करेंगे, 7.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा आपका, 18 डिवाइडेड बाय 7.5 सेंटीमीटर, एंड 6.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 18 बाय 7.5 इंटू 6.5। डेसिमल से डेसिमल आपका कैंसिल आउट होगा, देन 5 से यहाँ पे जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका रहेगा 18 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 13, देन आपका यहाँ से 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो स्टूडेंट्स, इसको जब सोल्व करेंगे तो 78/5, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15.6। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम चलते क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, आप समझना इस क्वेश्चन को। A statue is being carved by a sculptor. The original piece of marble weighs 140 kg. On the first week, 35% is cut away. On the second week, the sculptor chips off 26 kg, and on the third week, he chips off 2/5 of the remainder, and he completed the beautiful statue. Weight of the final statue in kg is. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन शायद आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। आपके पास स्टार्टिंग में कुछ वेट दिया हुआ है 140 kg, उस ओरिजिनल मार्बल पीस का कटिंग करके एक स्टैचू बनाना है। ठीक है, तो वहाँ पर कितना कटिंग हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक में, वो हमने उस वेट में से माइनस करके बताना है कि जो फाइनल स्टैचू में कितना kg मार्बल यूज हुआ है। दिस इज आवर क्वेश्चन। सो 140 kg द स्टूडेंट्स एट द स्टार्टिंग। इन द फर्स्ट वीक 35% इज कट अवे। 35% मीन्स अगर हम यहाँ पर 100 माइनस 35 हम यहाँ पर लेते हैं, 100 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स अगर डायरेक्ट आप यहाँ पर करते हैं 65/100, तो ये स्टूडेंट्स वेट बचेगा, वेट ऑफ दैट मार्बल आफ्टर फर्स्ट वीक। ठीक है, मतलब 35% कट करने के बाद में जो वेट बचेगा वो रहेगा ये। या फिर आप क्या करेंगे कि 140 का आप 35% फाइंड आउट करिए, एंड देन माइनस मीन सब्ट्रैक्ट दिस वेट फ्रॉम 140। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से 65% इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 65% इसका फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, देन 5 2 ज़ार 10, एंड ये होगा द 13 से डिविजिबल होगा 5 से, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 7 ज़ार 14, देन 13 इंटू 7 91 kg। सो 91 kg रहेगा उस मार्बल का वेट आफ्टर फर्स्ट वीक। तब क्या कहा कि सेकेंड वीक में उसका 26 kg मतलब कट किया जाता है, रिमूव किया जाता है। सो 91 माइनस 26, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 माइनस 6 5, देन 8 माइनस 2 6, 65 kg आफ्टर सेकेंड वीक। अब थर्ड वीक में भी कुछ वहाँ पे चिप ऑफ किया है, तो कितना है वो 2/5 ऑफ द रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन 65 का 2/5 वहाँ पर हटाया गया है। तो ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं, कितना है 13 2 ज़ार 26 kg वहाँ पर थर्ड वीक में भी उससे हटाया जाता है। तो 65 था सेकेंड वीक के बाद, और इसमें से जब 26 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 15 माइनस 6 9, देन 5 माइनस 2 ये आएगा स्टूडेंट्स आपका 3, सो 39 kg। मीन्स जो फाइनल वेट रहेगा उसका आफ्टर 3 वीक्स, मीन्स फाइनल वेट ऑफ दैट स्टैचू इज 39 kg। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। देर आर 11 स्टेशन ऑन रेलवे लाइन एज शोन इन द इमेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 स्टेशन है। हाउ मेनी डिफरेंट सिंगल टिकट्स मस्ट बी प्रिंटेड टू कैटर फॉर एवरी पॉसिबल बुकिंग फ्रॉम एनी वन ऑफ द 11 स्टेशन टू एनी अदर। स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर मैं 11 स्टेशन ले लेता हूँ। ये फर्स्ट है, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th,
9th 10th एंड 11th। ठीक है, ये 11 स्टेशन हमारे मान लीजिए। और हमसे पूछा है कि इन स्टेशंस में कोई भी स्टेशन से कोई भी स्टेशन पर अगर जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल बुकिंग्स, मतलब कितनी हमें टिकट्स बनानी होंगी कि कोई भी स्टेशन से कोई भी स्टेशन तक गया जा सकता है। अब देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। मान लीजिए हम पहले स्टेशन से दूसरे के लिए जाएंगे, देन फर्स्ट टू थर्ड, देन फर्स्ट टू फोर्थ, फर्स्ट टू फिफ्थ, फर्स्ट टू सिक्स, 7 8 9 10 11। सो एक स्टेशन के लिए कितनी टिकट्स की जरूरत होगी। देखिए 1 से यहाँ भी गया जा सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, मतलब एक स्टेशन से बाकी सभी स्टेशन तक जाने के लिए 10 टिकट्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, अब देखिए सेकंड स्टेशन से अगर हम जाएंगे बाकी स्टेशन पे तो कितने टिकट चाहिए होंगे स्टूडेंट्स। सेकंड से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 9 10th एंड 11th मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 तो इस साइड हुए। सेकंड से 1 पे भी जाना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, वो भी एक टिकट काउंट होगी। ये मत समझना कि 1 से 2 हो गया तो मतलब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, सेकंड में हम इसको काउंट नहीं करेंगे। वो क्या मतलब है कि फर्स्ट से सेकंड पे आए हैं वो, अगर सेकंड पे ऑलरेडी है तो फर्स्ट पे जाने के लिए भी तो टिकट चाहिए ना। सो सेकंड का फर्स्ट तक का भी टिकट चाहिए होगा। सो सेकंड स्टेशन पे भी आपको 10 टिकट्स की ज़रूरत होगी। सिमिलरली आपको सारे स्टेशंस के लिए 10 टिकट्स की ज़रूरत होगी एंड देयर आर 11 स्टेशन। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल बुकिंग्स विल बी 11 into 10 110 बुकिंग्स। ओके, सो ये होगा स्टूडेंट्स इसका आंसर 110। आई एम श्योर स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन समझ आया होगा। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस इज रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। सो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स फाइंड आउट द नंबर दैट शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपका जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे वो हमारा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स पहले हम यहाँ से देखेंगे कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये नंबर फिल करेंगे। देखिए 4 7 3 2, ठीक है, और यहाँ पर 7 3 9 4। तो ऐसे क्वेश्चन को जब आप सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो सबसे पहले आप इनको ऐड करके देखिए सारे नंबर्स को, ठीक है। अगर ऐड करने से बीच वाला नंबर आ जाता है तो ठीक है, वही हमारा पैटर्न होगा। सो इस केस में अगर हम ऐड करते हो तो 11 14 + 2 16, तो वो हमारा पैटर्न यहाँ पर नहीं बनेगा। देन सेकंड हमारा क्या होगा, इनको सभी को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करने से भी इसमें नहीं आएगा। तो अब हम अपोजिट नंबर्स पे चलेंगे, ठीक है, आमने सामने वाले जो नंबर्स हैं उन पे। सो यहाँ पर 7 3 21, देन माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे मीन्स 4 2 8, तो वो करने से भी हमारा नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू नंबर्स, 4 - 2। सो 4 - 2 2, देन 21 - 2 = 19। यस, ये हुआ बीच वाला नंबर। अब हमारा क्या रहेगा नेक्स्ट स्टेप कि सिर्फ इस अकेले में ही सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, जो सेकंड आपका है इसमें भी सेम पैटर्न आपका सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसमें एक बार ट्राई करते देखिए, क्योंकि ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन था पहले 9 और 3 का। सो 9 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27, देन माइनस हम करेंगे इनका सब्ट्रैक्शन। सो 7 - 4 कितना होगा 3। सो 27 - 3 कितना होगा 24। यस, 24 यहाँ पर बीच में इसके नंबर है। तो यहाँ पर भी हमारा सेम पैटर्न फॉलो होगा, 5 × 4, ठीक है, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद माइनस सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू नंबर्स, 9 - 1। सो 20 माइनस, और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 8, सो ये आएगा 12। सो 12 ही मैंने आपको ऑलरेडी इसका आंसर बताया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे सोल्व करेंगे। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर इन क्वेश्चंस को हम इजीली कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इनको सोल्व करने का एक ही मेथड है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ आने लगेगा और आप देखते ही बता पाएंगे कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमारे यहाँ पर बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ हमें बताना कि कौन सा नंबर आएगा। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सबसे पहले हम ऐड करके देखेंगे सारे नंबर्स को। सो यहाँ पर जब हम ऐसे रो वाइज या फिर कॉलम वाइज ऐड कर रहे हैं इनको, तो इनका सम आ रहा है इक्वल। मीन्स यहाँ पर देखिए 5 + 4 9, और यहाँ पर 2 + 3 5, तो यहाँ पर भी इनका सम आएगा इसके इक्वल। सो 3 + 1 = 4। अब ऐसे आप वर्टिकली भी देख सकते हैं, मीन्स इन दोनों नंबर्स का सम आएगा, जो फर्स्ट रो में नंबर है वो। तो यहाँ पर भी 3 + 1 = 4, यहाँ पर भी 5 + 4 = 9। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि 1 आएगा आपका, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था आपका। देन क्वेश्चन नंबर 10।
ये क्वेश्चन भी काफ़ी ठीक है आपका। ए बैट्समैन इज आउट फॉर 23 रन्स विच रेजेज हिज बैटिंग एवरेज फॉर द सीजन फ्रॉम 15 टू 16। हाउ मेनी रन्स वुड ही हैव हैड टू हैव स्कोर्ड टू ब्रिंग हिज एवरेज अप टू 18। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे। यहाँ पर कहा हुआ है कि एक बैट्समैन 23 रन्स पे आउट हो जाता है और 23 रन्स बनाने के बाद भी उसकी जो एवरेज 15 है उससे उसकी एवरेज हो जाती है 16। अब उसको अगर अपनी एवरेज 18 तक लेके आनी है तो 18 तक एवरेज लाने के लिए उसको कितने रन बनाने होते ताकि उसकी एवरेज 18 आ जाती। तो ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये जो मैच खेला जिसमें उसने 23 रन्स बनाए, उससे पहले उसने एक्स मैचेस खेल रखे थे, ठीक है, और एक्स मैचेस की उसकी एवरेज कितनी थी 15। मीन्स तो उसके टोटल रन्स कितने होंगे 15x उसके रन होंगे, ठीक है, रन्स टोटल रन्स है ये, ठीक है ना। अब ये जब मैच खेला उसने, इस मैच में उसने कितने रन बनाए 23 रन्स। सो 15x प्लस 23 रन, सो 15x प्लस 23 ये रन हुए उसके ये मैच खेलने के बाद में। अब देखिए ये 23 रन्स ऐड करने के बाद उसकी एवरेज कितनी हो जाती है 16, और 16 एवरेज कितने मैचेस का, x तो पहले वाले थे और x प्लस 1 एक और मैच खेलिए ये। तो इस इक्वेशन को सोल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हम देखेंगे कि उसकी 18 एवरेज करने के लिए उसको कितने रन्स और बनाने होते। देखिए यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे 15x प्लस 23 इज इक्वल्स टू 16x प्लस 16, ठीक है। यहाँ पर हम इसको जो वेरिएबल वाली टर्म इसको एक साइड में लेंगे तो x इज इक्वल्स टू, इसको इस साइड में लेके आएंगे तो x इज इक्वल्स टू 7। मीन्स कि उसने ये जो 23 रन्स की पारी खेली, इससे पहले उसने 7 मैचेज ऑलरेडी खेल लिए थे, ठीक है, 7 मैचेज, और उन 7 मैचेज में उसकी एवरेज था 15। तो 15 अगर एवरेज था तो उसके टोटल रन्स कितने थे, रन्स इन 7 मैचेज। ऑब्वियसली अगर एवरेज 15 और टोटल जो आपके मैच है 7 है तो कितने रन होंगे 15 इंटू 7 105। अब उसको एवरेज चाहिए था 18 एवरेज चाहिए कब, जब वो उसका नेक्स्ट मैच खेल लेगा। नेक्स्ट मैच खेलेगा मीन्स 8th मैच खेलने के बाद में उसको एवरेज कितनी चाहिए थी 18 की। तो कितने रन्स बनाने होंगे, देखिए 8 इंटू 18 करिए, 8 8 जार 64, आपका कैरी करेगा 6, देन 8 1 जार 8 प्लस 6 144 रन्स। और उसके अभी कितने रन है, अभी उसके रन है 105। तो कितने रन्स की उसको रिक्वायरमेंट थी 144 उसको रिक्वायर्ड है और 105 उसके 7 मैचेज में है। तो कितने रन्स बनाने होंगे स्टूडेंट्स, 144 माइनस 105, ये आएगा आपका 39। मीन्स कि अगर वो 23 रन्स की जगह पे 39 रन्स अगर बनाए होते तो उसकी एवरेज 18 हो जाती, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका 39 होगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अगर आप एक बार में नहीं समझ पाए इसका कॉन्सेप्ट तो आप इसको रिवाइंड करके देख लेंगे वीडियो को, एंड आई एम श्योर कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पिजन होल प्रिंसिपल। देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। ए मैन हैज़ 45 सॉक्स इन हिज ड्रॉर, 14 identical blue, 24 identical red and 7 identical black. The lights are fused and he is completely in the dark. How many socks must he take out to make certain that he has a pair of each color? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि उसके पास टोटल सॉक्स हैं 45, ठीक है, एंड आउट ऑफ 45 14 आर ब्लू, 24 आर रेड एंड 7 आर ब्लैक। अब लाइट चली जाती है, लाइट जाने के बाद एकदम अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में उसको कितनी सॉक्स निकालनी होंगी सो दैट ही कुड गेट अ पेयर ऑफ ईच कलर ऑफ सॉक्स, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए अगर आप कहें कि वो 7 अगर निकालेगा तो 7 अगर निकालेगा तो मान लीजिए कि वो ब्लैक ही आ जाए सारी, तो 7 में उसका नहीं काम चलेगा। अब मानिए कि 14 अगर वो निकालता है तो 14 अगर मान लीजिए कि टोटल ब्लू ही आ जाए तो भी उसका नहीं होगा, क्योंकि उसको तो कितना चाहिए, सारे कलर का एक एक पेयर चाहिए ना उसको। अब मानिए कि 24 वहाँ से निकाल लेता है 24 सॉक्स, तो 24 का मीन्स रेड आने की पॉसिबिलिटी है बिकॉज उसमें 24 रेड कलर की सॉक्स रखी हुई हैं। तो वो क्या करेगा कि 24 भी निकालनी होंगी। अब देखिए इसके बाद क्या करेगा कि 14 अगर मान लीजिए उसने निकाल ली
तो 14 में वो कंप्लीट का 14 ब्लू आने के चांस है। हो सकता है कि उसके पास एक भी ब्लैक ना आए, ठीक है। सो 14 भी उसको निकालना होगा, देन प्लस। अब स्टूडेंट्स इतनी जब सोक्स निकालने के बाद अगर वो जितनी भी सोक्स निकालेगा वो ब्लैक सोक्स होंगे फॉर श्योर। क्यों होंगे ब्लैक सोक्स? क्योंकि स्टूडेंट्स उस ड्रॉर में कितनी सोक्स थी? रेड थी 24 और स्टूडेंट्स 14 थी आपके आइडेंटिकल ब्लू, ठीक है। तो ये कंप्लीट अगर हमने निकाल लिया तो 38 हुआ आपका ये, और 38 प्लस अब जो हम निकालेंगे उसमें तो आपका कंफर्म है कि ब्लैक सॉक्स होगा ही होगा, ठीक है ना। सो उसको जितनी सॉक्स निकालनी होंगी वो होगा 40 सॉक्स, 40 नंबर ऑफ सॉक्स, सो दैट ही कुड गेट अ पेयर ऑफ ईच कलर। सो इसका आंसर आपका होगा 40। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ठीक है आपका। इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, ए सॉलिड स्टील स्फेरिकल बॉल 13 सेंटीमीटर इन डायमीटर हैज़ ए 5 सेंटीमीटर होल ड्रिल्ड थ्रू द सेंटर, हाउ डीप इज द होल इन सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट्स डायग्राम में देख सकते हैं कि किस टाइप का डायग्राम आपका बना हुआ है। तो यहाँ पर भी हम बना लेते हैं, एक सर्कल गिवन है और यहाँ से एक मान लीजिए कि एक ये सिलेंड्रिकल आपका होल इसमें से ड्रिल किया गया है, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। दिस डायमीटर इज गिवन एंड लेंथ ऑफ दिस डायमीटर इज 13 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर ऑफ दिस होल इज ऑल्सो गिवन 5 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टूडेंट्स कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि सर हमें ये पूछा कि ये होल कितना डीप होगा, तो क्यों ना हम इसका डायमीटर ही बता दें 13 सेंटीमीटर। बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, जब इसमें ये होल ड्रिल करेंगे तो ऊपर वाले ये पार्ट है, मतलब जहाँ से हमने ये होल ड्रिल किया तो यहाँ वाला जो ये कर्व्ड सरफेस है ये तो कट हो जाएगा ना ऊपर का, तो यहाँ आपका प्लेन सरफेस बचेगा, ठीक है, प्लेन सरफेस। तो ऊपर का भी थोड़ा सा पार्ट बचेगा और नीचे का भी थोड़ा सा पार्ट बचेगा, जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं। यहाँ से जब आप कट कर देंगे तो यहाँ पे ऐसा बचेगा सरफेस और यहाँ पे ये सरफेस इस टाइप का बचेगा, ठीक है, ये सरफेस। अब हमें बताना स्टूडेंट्स कि ये होल कितना डीप है, मीन्स इसकी डेप्थ हमें बतानी है, ठीक है। सो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा मैं। देखिए, ये डायमीटर इसका गिवन है, तो सपोज ये इसका सेंटर है O, ठीक है, और ये पॉइंट इसका मान लीजिए OA। तो स्टूडेंट्स इफ द डायमीटर इज 13 देन रेडियस विल बी 13/2 और वी कैन राइट इट एज 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हम 6.5 सेंटीमीटर यहाँ से और यहाँ तक की हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये पॉइंट आपका मान लीजिए P और ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये कंप्लीट आपका कितना 5 सेंटीमीटर गिवन है, इसकी भी आप रेडियस फाइंड आउट कर लीजिए। रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो कितनी होगी? 5/2। 5/2 का मतलब है कि आप इसको लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर। अब आप देख लीजिए कि O और इस पॉइंट को मिला लीजिए। O और इस पॉइंट को जब आप मिलाएंगे तो ये पॉइंट आपका मान लीजिए Q। सो OQ अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे, मीन्स इसकी रेडियस अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो इसका डबल करने से हमारे पास आ जाएगी इसकी कंप्लीट डेप्थ। और स्टूडेंट्स ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे आप समझ गए होंगे। ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल OQP। OQP एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि जो एंगल OQP है ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी इन दिस ट्रायंगल। देयरफॉर जो OQ रहेगा स्टूडेंट्स, OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर माइनस QP स्क्वायर। और इसकी स्टूडेंट्स हमें लेंथ पता है, OP इज इक्वल्स टू 6.5 एंड QP इज इक्वल्स टू 2.5। एंड स्टूडेंट्स 65 का जो स्क्वायर होगा वो आपका होता है 42.25 एंड 25 का जो स्क्वायर रहेगा 6.25 OQ स्क्वायर। सो OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट 36। सो OQ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। सो OQ इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब अगर OQ हमारा 6 सेंटीमीटर तो इसका हम अगर डबल कर लेंगे देन वी विल गेट द डेप्थ ऑफ दिस होल। सो 6 इंटू 2 करते ही हमारा आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। एंड दिस आंसर व्हाट आई टोल्ड यू इन द आंसर की। सो 12 सेंटीमीटर विल बी द आंसर ऑफ 12th क्वेश्चन। ओके, सो ऐसे आपको सिंपली मैंने बता दिया स्टूडेंट्स। ये था क्वेश्चन नंबर 12। नाउ कम टू अवर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज एट ईच स्टेज the arrow in the given figure moves 3 places clockwise and the star moves 4 places anti-clockwise. After how many stages will the arrow and the star appear together in the same segment? ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा है कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम में ये पॉलीगन कुछ सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है और इनमें से एक में एरो बना हुआ है और एक में स्टार बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो स्टार है और एरो है
इनको हम कुछ पोजीशन से मूव करते हैं। वी मूव दैट एरो 3 प्लेसेस क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको क्लॉकवाइज का मतलब है, क्लॉकवाइज का मतलब स्टूडेंट्स के इस रोटेशन में हम इसको घुमाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि घड़ी से उल्टा हम इसको घुमाएंगे, ठीक है ना। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या ये दोनों कभी एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं, मीन्स क्या एक बॉक्स में आ सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इसका मैं आपको यहाँ पर रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या ये दोनों एक बॉक्स में कभी आ सकते हैं। स्टूडेंट्स सपोज कि ये आपका है 7 पॉइंटेड पॉलीगन और ये है एरो, और यहाँ पर मैं एक स्टार बना देता हूँ आपके लिए। अब देखिए हम इनको मूव करते हैं स्टूडेंट्स। जो फर्स्ट टाइम में हम इनको मूव करेंगे तो एरो जाता है 3 स्टेप्स क्लॉकवाइज, 3 प्लेसेस क्लॉकवाइज। 3 स्टेप्स का मतलब है 1 2 एंड 3। यहाँ पर आएगा फर्स्ट स्टेप में एरो, ठीक है, और ये जाएगा 4 स्टेप्स एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 एंड 4th यहाँ पे आ जाएगा स्टार। ओके, अब जब सेकेंड स्टेप हम मूव करेंगे तो ये जो एरो है स्टूडेंट्स, ये 1 2 3 इसकी जगह पे आ जाएगा आपकी बार एरो सेकेंड स्टेप। देन जो यहाँ पर स्टार था ये 4 स्टेप्स इस साइड में आएगा स्टूडेंट्स। तो 4 स्टेप्स मीन्स 1 2 3 एंड 4, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये सेकेंड स्टेप में। ओके, अब स्टूडेंट्स थर्ड स्टेप में जब ये यहाँ पर जो एरो है ये 3 स्टेप्स इस साइड में आएगा। 1 2 3 दोबारा इसकी पोजीशन में आ जाएगा, ये जहाँ पर मतलब स्टार है उसकी पोजीशन में आ जाता है ये, और जहाँ पर एरो होता है उससे एक स्टेप राइट में चला जाता है स्टार। जितने भी बार हम इसको मूव करेंगे तो इनका जो ऑर्डर रहेगा सेम रहेगा, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स इफ यू वांट टू कंक्लूड तो हम यही कह सकते हैं दैट द एरो एंड द स्टार विल नेवर कम टुगेदर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स, अगेन क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द आंसर की। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए। प्लीज क्लिक ऑन द पैसेज गिवन ऑन द लेफ्ट टू रीड द क्वेश्चन एंड एंटर योर आंसर इन द ब्लैंक बिलो। यहाँ पर हमें आंसर फिल करना है इस पैसेज को पढ़ के। ये पैसेज मैंने यहाँ पे जूम करके यहाँ पे दिखाया हुआ आपको, देखिए। देयर वर बिटवीन 2200 एंड 2600 गेस्ट्स इनवाइटेड टू ए मैरिज पार्टी। Okay, the event manager decided that she would arrange the seating so that each table would seat an equal number of guests and the number of guests at each table would be an odd number. Okay, she worked out that 3 guests per table would not work as 2 guests would be left over. Neither would 5 per table, which would leave 4 guests without a table. Neither would 7 per table, which would leave 6 over, and 9 per table would leave 8 left. However, when she tried seating 11 guests per table, it worked exactly and none were left over. Write down the total number of guests who were invited to the party. Students, क्वेश्चन है ये यूक्लिड्स लेमा बेस्ड। अगर यूक्लिड्स लेमा का आपको नहीं भी पता है तो आप इस क्वेश्चन को बिना उसके यूज करे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पहले समझिए कि आपको कहा हुआ है कि एक पार्टी में 2200 और 2600 के बीच में गेस्ट इनवाइट किए गए हैं, ठीक है। और उन गेस्ट्स को कैसे बिठाना है कि सभी टेबल्स पर और इक्वल नंबर ऑफ गेस्ट को बिठाना है, ठीक है। ये है उसका प्लान, जो मैनेजर है उसका। अब क्या होता है कि ओड नंबर में बिठाना, ये भी प्लान है। अब मानिए कि अगर 3 गेस्ट को एक टेबल पे बिठाया जाता है तो लास्ट में 2 गेस्ट बच जाते हैं, तो वो भी वर्क नहीं करेगा, कोई भी गेस्ट बचना भी नहीं चाहिए। अब वो क्या करते हैं कि 5 गेस्ट अगर ट्राई करते तो लास्ट में 4 गेस्ट बच जाते हैं, मीन्स लेफ्ट ओवर। ओके, अगर वो 7 पर टेबल अगर ट्राई करती है तो भी उसके 6 गेस्ट बच जाते हैं। अगर 9 ट्राई करती है तो 8 गेस्ट बच जाते हैं। अब देखिए जब 11 ट्राई करती है तो कोई भी गेस्ट नहीं बचता है और सारी गेस्ट इक्वल नंबर ऑफ गेस्ट ऑन ईच टेबल आर सीटेड, ठीक है। तो हमें बताना है कि उस पार्टी में कितने गेस्ट थे। स्टूडेंट्स, यूक्लिड्स लेमा का मतलब होता है कि मान लीजिए कि ए नंबर ऑफ गेस्ट थे, ठीक है, ए नंबर ऑफ गेस्ट, तो बी क्यू प्लस आर, मतलब कि अगर वो 3 करके बैठे होंगे तो उसके रिमाइंडर कितने हैं, यहाँ पर रिमाइंडर की जगह आएगा 2। देन सिमिलरली ए इज इक्वल टू, अगर 5 है तो 5 में कितने रिमाइंडर है 4, अगर 7 है तो 7 क्यू प्लस 6, एंड अगर 9 है तो 9 क्यू प्लस 8, एंड ए इज इक्वल टू 11 क्यू प्लस 0, ठीक है। ये आपकी इक्वेशंस बनेंगी यूक्लिड्स लेमा की।
तो आप इनको बिना यूज करे भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर क्या कहा होगा कि जब 11 गेस्ट पर सीट बैठाते हैं, यहाँ पर कहा हुआ है कि जब पर टेबल 11 गेस्ट को वहाँ पे बिठाया जाता है तो कोई भी गेस्ट बचता नहीं। इट मीन्स कि जो वो नंबर ऑफ गेस्ट हैं, दोज नंबर ऑफ गेस्ट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ये बात आप ध्यान देना है, ठीक है, डिविजिबल बाय 11, ओके, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। अब यही बात अगर हम देखें 3, 5, 7 और 9 के केस में, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 3, 5, 7 और 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, सो अब हमारा काम क्या रहेगा कि 2200 और 2600 के बीच के ऐसे नंबर देखने हैं जो 11 से डिविजिबल होते हों और इन सभी नंबर से डिविजिबल नहीं होते हों। हम स्टार्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स 2211 से, ठीक है। दिस इज द नंबर, दिस इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 11 ग्रेटर देन 2200। अब इसके बाद का जो नंबर रहेगा 22 देन मतलब इसके बीच का डिफरेंस रहेगा 11, ठीक है। ये सारे नंबर्स आप लिख लीजिए 7, 6, देन यहाँ पर आपका आएगा 2, 3, 8, 7। यहाँ पर आपसे गलती ना हो इसलिए इसको बीच बीच में डिवाइड करते रहेंगे 11 से। तो इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 11 2 जार 22, यहाँ पर आपका रहेगा 1, देन 11 1 जार 11, देन 7 11 7 जार 77, मीन सही आ रहा है हमारा ये। सो 2 3 8 7 के बाद में आपका रहेगा 2 3 9 8, देन 2 4 0 9, ठीक है। इसमें हमें 11 ऐड करते चलना है, देन 2 4 2 0, देन 2 4 3 1, देन 2 4 4 2, देन 2 4 5 3। स्टूडेंट्स इसको आप 11 से डिवाइड करके देख लीजिए एक बार, कहीं अगर एक नंबर गलत हुआ तो सारे नंबर्स गलत हो जाएंगे आपके। 11 2 जार 22, देन ये होगा आपका 2, देन 11 2 जार 22, देन 3, देन 11 3 जार 33। ओके, ये है डिविजिबल, इससे तो सही चल रहा है हमारा। देन 2 4 6 4, देन 2 4 7 5, एंड देन 2 4 8 6, एंड देन आपका रहेगा 2 4 9 7, एंड देन 2 5 0 8, एंड देन स्टूडेंट्स आपका 2 5 1 9, एंड देन आपका रहेगा 2 5 30, देन 2 5 41, एंड 2 5 52, 2 5 63, 2 5 74, and 2 5 85, then 2 5 96. This is the last number less than 2600 which is divisible by 11. Okay, एक बार आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 11 2 जार 22, then 3, then 11 3 जार 33, and 11 6 जार 66. Okay, this is divisible by 11. अब देखिए आपका जो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, वो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा स्टूडेंट्स, अब आपको वो नंबर हटा देना स्टूडेंट्स जो 3 5 7 9 से डिविजिबल नंबर है, इनमें से उन नंबर्स को हमें इनमें से हटा देना है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स कि वहाँ पर जो गेस्ट बैठाए गए हैं अगर 5 5 करके बिठाए जाते तो रिमाइंडर कुछ बच रहा है। इसका मतलब कि ये जो इनमें से जो नंबर होगा वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, ना 3 से, ना 7 से, ना 9 से। सो यहाँ पे जिसके लास्ट में अगर यूनिट डिजिट पे 5 है तो वो नंबर तो इसमें कन्फर्म नहीं होगा, 5 या फिर 0, ठीक है। तो ये नंबर हम इनमें से कर देते हैं रिमूव, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके सारे नंबर्स, ये भी होगा आपका, देन एक नंबर आपका ये है और एक आपका ये, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर इन डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 4 6, यस दिस इज डिविजिबल बाय 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन 2 4 जार 8, ये नहीं होगा डिविजिबल, तो ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे हम। तो ऐसे आप इनको करके देखेंगे तो यहाँ पर इसका सम हो रहा है 12, तो इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे, और यहाँ पर भी ये नहीं हो रहा है तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 18, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे वो सारे नंबर आप कैंसिल आउट कर लेंगे जो 3 से डिविजिबल हैं। अब स्टूडेंट्स हमें क्या देखना है कि इन नंबर्स को 5 से डिवाइड करके देखेंगे, और जिन नंबर्स में रिमाइंडर 4 आएगा वो नंबर हमारा हो सकता है। तो 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 2 आएगा, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, इसको भी कैंसिल आउट कर दीजिए। ये सारे नंबर्स ऐसे नंबर है जिसके लास्ट में 4 नहीं आएगा, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो लास्ट में आपका 4 आएगा। बट स्टूडेंट्स वहाँ पे कहा हुआ है कि जब 9 से डिवाइड करेंगे या 7 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 6 आना चाहिए, और 9 से के केस में लास्ट में रिमाइंडर 8 आना चाहिए। तो ये नंबर भी फुलफिल नहीं होगा, ये नंबर भी सारे नंबर्स फुलफिल नहीं करेंगे क्राइटेरिया, ठीक है।
और एक यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के ऐसे नंबर्स का रिमाइंडर आपका 4 रहेगा, मीन्स 5 से डिवाइड करने पे, जिसके लास्ट में 9 होगा। सो 9 वाला नंबर एक तो आपका यहाँ पर था 2299, और इसके बाद आपका सीधा यहाँ पर 2519 आएगा। इससे पहले यहाँ पर 2409 था, तो ये भी नंबर 7 और 9 के लिए क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है। तो ये जो 2519 नंबर ऐसा है स्टूडेंट्स, जिसको हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर रहेगा। आप करके देख लीजिएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर रहेगा, 5 से अगर डिवाइड करते तो 4 रिमाइंडर रहेगा, एंड 7 से डिवाइड करते तो 6 रिमाइंडर रहेगा, एंड अगर 9 से डिवाइड करते तो 8 रिमाइंडर रहेगा, एंड जब 11 से डिवाइड करेंगे तो इट विल कम्प्लीटली डिविजिबल। सो स्टूडेंट्स वहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ गेस्ट होंगे उस पार्टी में वो है 2519। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। ये सबसे इजी मेथड मैंने आपको बता दिया है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा लेंथी जरूर है ये मेथड, बट मेथड एकदम सिंपल है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर कितना होगा 2519, जैसा मैंने आपको यहाँ पर ऊपर बताया भी था, आंसर की में बताया था और यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये जो हमारी वीडियो रहेगी, इस वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 15 ही करेंगे, नहीं तो हमारी ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इसके पार्ट 2 में हम जो आगे वाले 10 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट 5, 12, 23, 50, 141, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों नंबर्स में से कौन सा नंबर आएगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर इसका डिफरेंस देख लीजिए आप, क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका डिफरेंस 7 है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिफरेंस तो 11 होगा। देन यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका डिफरेंस है 27, और इस केस में आपका जो डिफरेंस है वो रहेगा 91 का। अब स्टूडेंट्स सक्सेसिव डिफरेंस हमें देखना है, तो यहाँ भी डिफरेंस देखेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ का आएगा 4, यहाँ का डिफरेंस 16, और यहाँ का आएगा 64। मीन्स 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, एंड 16 4 जार, यहाँ पर जो इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आएगा 256। इसको हम करेंगे 91 में ऐड, तो 91 जब इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा 7, देन 4, देन 3, 347, और 347 को हम इसमें ऐड करेंगे 141 में, तो हमारा आएगा नंबर यहाँ वाला क्वेश्चन मार्क। सो 347 प्लस 141 जब इसमें ऐड करेंगे तो आपका ये आएगा स्टूडेंट्स 488। ठीक है, सो क्वेश्चन 15 का आपका आंसर रहेगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे फर्स्ट 15 क्वेश्चंस। इसके जो आगे वाले क्वेश्चन है ये हम करेंगे इसके पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमारे 15 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में आपके रहेंगे लास्ट 10 क्वेश्चंस, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।